हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप आरएससीआई की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं भी आपके लिए लेके आऊँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास आज के लिए, और देखते हैं आज की क्लास में आपके कितने परसेंट सही होते हैं। ठीक है, रोज की तरह बता रहा हूँ दोस्तों वापस से एक बार कि आपके आरएससीआई के एग्जाम के अंदर 35% होंगे। 35% होंगे दोस्तों, और 35% के अंदर आपको एक तरीके से 1 घंटे का समय मिलेगा। मतलब 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 1 घंटे के अंदर आपको करने होंगे 35%। ठीक है, अगर पास होने की बात करें तो 14% सही करने वाला बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद तो ये करता हूं कि आप सभी प्रश्न करके आओगे और आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के 5 बुनियादी चरण बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं। कंप्यूटर के 5 बुनियादी चरण यानी कि बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं। पहला इनपुट कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल स्टोर और डिलीट, या फिर इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट और कंट्रोल, या फिर कॉपी पेस्ट सेव डिलीट या फॉर्मेट, डिस्प्ले टाइप स्टोर रीड या प्रिंट। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 5 बुनियादी जो चरण होंगे ना, वो होंगे दोस्तों, पहला होगा इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट और कंट्रोल। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का, कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। खेल के परिणाम बनाने में, मौसम पूर्वानुमान या परमाणु अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यों में, मोबाइल गेम चलाने में, या बैंकिंग कार्यों में। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों मौसम का पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यों में, जैसे अंतरिक्ष खोज वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन आएगा मौसम का पूर्वानुमान, मतलब मौसम की भविष्यवाणी। एक बार ध्यान रखना, इसमें एक और ऐड कर सकते हैं भूकंप की जानकारी। किसकी दोस्तों, भूकंप की जानकारी भी इसी में आएगी। क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का यहाँ पे, कि मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है, या मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है। कंप्यूटर को बिजली देना, सभी घटकों को जोड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना, केवल सीपीयू चलाना, कीबोर्ड जोड़ना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। दोस्तों मदरबोर्ड का जो कार्य होगा ना, वो होगा एक तरीके से, मैं बताऊं आपको, सभी घटकों को जोड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, मदरबोर्ड से क्या होते हैं दोस्तों, सभी घटक जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, सभी घटकों को जोड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे चौथे नंबर का, रैम और रोम में क्या अंतर है। रैम और रोम में क्या अंतर है। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है। दोनों एक जैसी होती है, रोम अस्थायी होती है, रैम केवल मोबाइल में होती है। दोस्तों बात करें पहले रैम और रोम की, तो रैम देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा अंतर लिख देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा सवाल। ये तो रैम लिख दिया मैंने, और ये लिख दिया दोस्तों मैंने रोम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर यहां तक का? और इसकी होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, इसकी ये होती है फुल फॉर्म। ये दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है। ओके, और ये होती है दोस्तों स्थायी मेमोरी। क्लियर, बिजली जाती है, डाटा चला जाता है यहां से बिजली जाने पर। ठीक है, और ये डाटा सेव रखती है, मतलब स्थायी रखती है। क्लियर यहां तक का? तो यहाँ पे आएगा रैम अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, चौथे में ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का सही होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा भाई, पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं भाई। कंप्यूटर के अंदर के हिस्से, सीपीयू के चिप्स, नेटवर्क केबल, या कंप्यूटर से बाहर जुड़ी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं, तो कहते हैं कंप्यूटर से बाहर जुड़ी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कहलाती है दोस्तों। डी ऑप्शन इज राइट, कंप्यूटर से बाहर जुड़ी इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 5 में से आपके 5 सही हो गए होंगे। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बायोस का पूरा नाम क्या है, या बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है दोस्तों। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, और एस फॉर सिस्टम। तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई। इंटरनेट चलाने के लिए, फाइलों और फोल्डरों को देखने व प्रबंधित करने के लिए, गेम खेलने के लिए, या टेक्स्ट टाइप करने के लिए। बताइए दोस्तों। अब लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि विंडोज एक्सप्लोरर का जो शॉर्टकट होता है ना भाई साहब, क्या होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट होता है दोस्तों
विंडो की है ना, विंडो की के साथ में आप क्या प्रेस करोगे, ई प्रेस करोगे। तो विंडो की के साथ में ई प्रेस करोगे तो क्या खुल जाएगा दोस्तों, विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा फाइलों और फोल्डरों को देखने में प्रबंधित करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, फाइलों और फोल्डरों को देखने व प्रबंधित करने के लिए। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का क्या अर्थ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है, फाइल का प्रकार बताना, फाइल का आकार बताना, फाइल का स्थान बताना, फाइल को छिपाना। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए फाइल एक्सटेंशन की तो वो होता है दोस्तों फाइल का प्रकार बताना। क्या होता है दोस्तों, फाइल का प्रकार बताना। जैसे मान लो मैं बताता हूं आपको, कोई फाइल है मेरे पास में, जैसे एबीसी नाम की कोई फाइल है, ठीक है, और मैं ले देता हूं abc.docx, ठीक है। तो ये क्या बताएगा दोस्तों आपको कि ये फाइल क्या है, ये एक तरीके से ये एक्सटेंशन है फाइल का। तो ये क्या बताएगा, किस प्रकार बताएगा, ये फाइल किसकी है, एमएस वर्ड की है। इससे हम समझ सकते हैं इसको देख करके ये फाइल किसकी है भाई साहब, एमएस वर्ड की है। जैसे मान लो कोई फाइल के आगे लिख रखा है, जैसे एक फाइल का नाम है abc.xlsx है, तो ये देखेंगे भाई ये फाइल किसकी है, आपकी एमएस एक्सेल की है। तो एक तरीके से ये क्या होता है दोस्तों, एक्सटेंशन होता है जो आपको बताता है कि फाइल किस प्रकार की है, या कौन से सॉफ्टवेयर की है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, पेड सॉफ्टवेयर या फिर प्राइवेट ओएस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आराम से दे सकते हैं भाई। देखते हैं किन किन लोगों को इसका सही जवाब आता है। उम्मीद तो ये करता हूं आप सभी लोगों को सही जवाब आ रहा होगा इसका। ठीक है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, तो दोस्तों ये है ओपन सोर्स। कौन सा है दोस्तों, ओपन सोर्स है। तो उम्मीद है बी ऑप्शन किया होगा आपने भी। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है। विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है। अब बात करें दोस्तों एक तरीके से रिसाइकल बिन की, तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कंप्यूटर का कचरा पात्र। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का डस्टबिन बोल सकते हैं हम इसको, या कचरा पात्र बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अनवांटेड फाइलें स्टोर करता है ये, अनवांटेड या अनचाही। ओके, अनचाही फाइलें जो डिलीट कर देते हैं हम, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से हम फिर वापस से रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसकी आकृति भी कुछ ऐसी दिखाई देती है, बाल्टीनुमा, ठीक है। तो एक तरीके से ये यहाँ पे इसे हम क्या बोल सकते हैं, डस्टबिन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डस्टबिन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा डिलीटेड फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, ठीक है। डिलीटेड फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर मान लो आपको परमानेंट कोई फाइल डिलीट करनी है, परमानेंट कोई फाइलें मिटानी है, अगर किसी फाइल को आपको परमानेंट मिटाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। परमानेंट मिटाने के लिए आप कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे भाई, तो वो करेंगे हम शिफ्ट और डिलीट का। किसका करेंगे भाई साहब, शिफ्ट और डिलीट का यूज करेंगे परमानेंट फाइल डिलीट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल क्या है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। 11वां है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कार्य क्या है। अब ध्यान रखना, कई बार आईएसपी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो आई फॉर इंटरनेट होता है, एस फॉर सर्विस होता है, पी फॉर प्रोवाइडर होता है। कब क्या कार्य होता है भाई साहब आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्लियर यहां तक का। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इंटरनेट का आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये क्या काम करता है भाई साहब, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, कंप्यूटर की मरम्मत करना, वेबसाइट बनाना या सोशल मीडिया अकाउंट चलाना। दोस्तों आईएसपी जो होता है वो करता है इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। क्या करता है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। तो यहां पे आएगा इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। इसको हम इंटरनेट सेवा प्रदाता भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, प्रोवाइडर मतलब प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां यहाँ पे कि कुकीज क्या होती हैं। कुकीज क्या होती हैं भाई, ब्राउजर द्वारा स्टोर की गई छोटी फाइलें जो यूजर की गतिविधि का रिकॉर्ड रखती हैं, वायरस या वेब पेज या एंटीवायरस। कुकीज दोस्तों क्या होती हैं, दोस्तों कुकीज क्या होती हैं, ब्राउजर द्वारा स्टोर की गई छोटी फाइलें जो यूजर की गतिविधि का रिकॉर्ड रखती हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की और 13वां क्वेश्चन है हमारा एईपीएस। अब यहाँ पे कई बार एईपीएस का पूरा नाम पूछ लिया जाता है आपसे। तो ए फॉर होता है दोस्तों आधार, ई फॉर होता है इनेबल्ड, पी फॉर पेमेंट, एस फॉर सिस्टम का क्या उपयोग है। ध्यान रखना एईपीएस का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, ये पूरा नाम है एईपीएस का। तो पूरा नाम क्या है दोस्तों, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। कई बार सवाल यहां से पूछ लिया जाता है, लेकिन अब पूछ रहा है कि क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है इसका। पहला ऑप्शन एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, बैंकिंग सेवाएं केवल आधार के माध्यम से उपलब्ध कराना, या इंटरनेट बैंकिंग। दोस्तों एईपीएस जो काम आता है वो बैंकिंग सेवाएं केवल आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराना, ठीक है। तो एक तरीके से ये बिना यूपीआई पिन या फिर आधार कार्ड से आपके पैसे वगैरह निकाल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है भाई। फोटो लगाने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वैधता देने के लिए, या नेटवर्क शेयरिंग के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका भाई। फोटो लगाने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वैधता देने के लिए, या नेटवर्क शेयरिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वैधता देने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां यहाँ पे, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उपयोग है। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उपयोग है भाई। शब्द या वाक्यांश को ढूंढकर उसे किसी अन्य में बदलने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए, स्पेलिंग जांच करने के लिए। बताइए दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उपयोग होता है एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे आएगा शब्द या वाक्यांश को ढूंढकर, ढूंढता कौन है फाइंड, और किसी अन्य शब्द में बदलने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। इसकी जो शॉर्टकट की होगी भाई साहब वो होगी कंट्रोल के साथ में एच। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल एच होगी। और फाइल सेव करने के लिए होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एस। क्लियर यहाँ तक का। स्पेलिंग जांचने के लिए आप F7 का प्रयोग कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 16वां, ठीक है, आ गया सामने। वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का कार्य क्या होता है। वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का कार्य क्या होता है। केवल बाईं ओर लिखना, केवल फॉन्ट बदलना, लाइन स्पेसिंग घटाना, टेक्स्ट को बाएं दाएं या बीच में व्यवस्थित करना। दोस्तों पैराग्राफ अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को बाएं दाएं और बीच में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। पैराग्राफ अलाइनमेंट वैसे बता दूं मैं आपको 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना, लेफ्ट अलाइन। दूसरा होता है दोस्तों राइट बोल देंगे हम, RIGST। आप इसमें सेंटर भी लिख सकते हैं दूसरे नंबर पर, मैं तीसरे में लिख देता हूं सेंटर को, कोई दिक्कत नहीं है, CENTER, सेंटर अलाइनमेंट। और एक होता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। अब मैंने थोड़ी शॉर्टकट भी लिख देता हूं जिसमें आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। देखो लेफ्ट का होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में L हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। राइट का होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम R प्रयोग करेंगे राइट के लिए। और सेंटर के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम E प्रेस करेंगे, ठीक है। और जस्टिफाई के लिए क्या होगा, कंट्रोल के साथ में हम J प्रेस करेंगे जस्टिफाई के लिए। क्लियर है तक का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में चार्ट का उपयोग होता है। एक्सेल में चार्ट का उपयोग होता है डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए, टेक्स्ट सजाने के लिए, डेटा को छिपाने के लिए, सेल फॉर्मेट बदलने के लिए। बताइए दोस्तों किस लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा एक्सेल में चार्ट का जो उपयोग होता है डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। और एक बात ध्यान रखना, चार्ट का जो शॉर्टकट होता है एक्सेल के अंदर वो होता है दोस्तों F11। क्या होता है दोस्तों, F11 की आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। तो क्लास कैसी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है तो लाइक बनता है, साथ में सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का कार्य क्या है। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का क्या कार्य है, ऑडियो जोड़ना, वीडियो चलाना, फॉन्ट बदलना, जानकारी को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना। तो दोस्तों स्मार्ट आर्ट का जो उपयोग होता है ना, वो चाहे MS वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, दोनों के अंदर ही बता रहा हूं मैं इसको। ये होता है जानकारी को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां है, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग क्यों किया जाता है। पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रस्तुति के दौरान वक्ता के लिए नोट्स जोड़ने के लिए, स्लाइड को सजाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो पावर पॉइंट के अंदर नोट्स पेन का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रस्तुति के दौरान वक्ता के लिए नोट्स जोड़ने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। प्रस्तुति के दौरान वक्ता के लिए नोट्स जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना, ओटीपी। अब कई बार ओटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे कि ओटीपी का पूरा नाम क्या है भाई। ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। ओ फॉर वन, टी फॉर टाइम और पी फॉर पासवर्ड। का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा के लिए एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड प्रदान करना, पासवर्ड स्थायी बनाना, यूजर नेम बदलना या मोबाइल लॉक करना। दोस्तों ओटीपी का जो यहाँ पे उद्देश्य है वो यही है कि सुरक्षा के लिए एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड प्रदान करना। ए ऑप्शन इज राइट। तो किस किस शख्स का यहाँ पे ए ऑप्शन किया था जल्दी से मुझे बताइएगा। और आज का अंतिम सवाल दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मुझे पहले बताओ कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई। 20/20 किसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें सवाल की ओर। 21वां है हमारा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है भाई। पहला फाइल डिलीट करना, दूसरा फॉन्ट बदलना, तीसरा इंटरनेट की गति बढ़ाना, कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्रामों से बचाना। दोस्तों एंटीवायरस का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये एकदम इजी सवाल है, आपको आ गया होगा समझ में, तो आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइएगा क्या होगा एंटीवायरस का मुख्य कार्य। फाइल डिलीट करना, फॉन्ट बदलना, इंटरनेट की गति बढ़ाना या कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्राम से बचाना। और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क आज का, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी को बताना है दोस्तों कि क्या होगा इसका जवाब। और एकदम इजी सवाल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इजी है दोस्तों एकदम। जल्दी से दीजिए इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसकी तैयारी पूरी कर लो RSCIT की। और हाँ, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट देखो आप, RSCIT की प्लेलिस्ट में जाइए आप और वहां पे कंप्लीट वीडियो देखो एक साथ में आप, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को और बेटर करते रहिए आप। धन्यवाद।